चैन से सोता हुआ राजा, हाथ में नंगी तलवार लिए हुए बंदर और एक धृष्ट मच्छर राजा को काटने के चक्कर में भन भन घूमता। और फिर क्या, जैसे ही वह मच्छर राजा के गर्दन पर बैठता है तो उस लॉयल बंदर ने तलवार के एक ही वार से, नहीं उस मच्छर का नहीं, उस राजा का खात्मा कर देता है। वह क्रूर राजा जो अपनी क्रूरता के दंश से प्रजाजनों को तिल तिल कर मार रहा था, अपने ही लॉयल बंदर के द्वारा मारा जाता है और फिर कहानी यहीं खत्म हो जाती है। और जब भी कोई भी इस कहानी को कहता है तो कहता है बस कहानी खत्म। मित्रों, मैं भी ऐसा ही कह देता, लेकिन मैं क्या करूं, आज का प्रसंग ही कुछ ऐसा है जिसमें मुझे इस कहानी को साथ लेके आगे चलना पड़ेगा। मैं शिवचरण सिंह आपका स्वागत करता हूं वीडियो के इस विशेष सत्र में, जहां मैं ऐसा नहीं कह पाऊंगा कि इस कहानी को हम पीछे छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि आज के वीडियो सत्र का विषय है खलीफा का अंत। और खलीफा का अंत अगर मैं कहता हूं तो इस बंदर वाली कहानी को साथ लेके चलना होगा, नहीं तो खलीफा का अंत हो नहीं सकता। लेकिन खलीफा के अंत की कहानी को जानने से पहले हम यह तो जान ले कि यह खलीफा किस बला, किस क्रूरता, किस अमानवीयता का नाम है। मित्रों, दुनिया के इतिहास में मोहम्मद नाम का एक बहुत ही खतरनाक रक्त चरित्र हुआ है, जिसने इस्लाम नामक एक बहुत ही खतरनाक पॉलिटिकल ऑर्डर को क्रिएट किया, जैसे कार्ल मार्क्स ने कम्युनिज्म को क्रिएट किया। और उस ऑर्डर ने पूरी दुनिया में आज तक खलबली मचाई हुई है। पैगंबर या जिसे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहते हैं, वह तो इस खतरनाक इस्लाम और कुरान नामक बीमारी को दुनिया को दे करके 632 में चला गया। लेकिन 632 में चले जाने के बाद इस खतरनाक बीज के पिटारे को पूरी दुनिया में बाकी सारे उर्वर मैदानों में छींटने के लिए तलवार के बल पर जिस व्यवस्था ने जिम्मेदारी उठाई, उस मोहम्मद के खतरनाक पॉलिटिकल ऑर्डर को दुनिया में फैलाने के लिए, उस व्यवस्था का नाम था खलीफत, या उसका मुखिया हुआ करता था खलीफा। तो मित्रों, आज हम जानेंगे कि 632 से लेकर के 1 नवंबर 1922 तक जो एक सिस्टम चला, और फिर वो जो टिमटिमाता हुआ दीपक 3 मार्च 1924 तक आते आते पूरी तरह बुझ गया। ये जो इतना लंबा पीरियड रहा, लगभग 1200 वर्षों का पीरियड, इन 1200 वर्षों में खलीफत ने पूरी दुनिया में केवल और केवल घृणा, क्रूरता, अमानवीयता, बर्बरता और जो कुछ भी पाशविकता के हद को पार कर जाए उसकी ही कहानी लिखी। और उसका अंत होता है 3 मार्च 1924 को। लेकिन इसके साथ इस्लाम की बर्बरता, अमानवीयता, क्रूरता का अंत नहीं होता है, लेकिन वह जो सबसे खतरनाक संस्था थी, जो क्रूरता, अमानवीयता, बर्बरता और इस्लाम की पाशविकता को पेट्रोनिज करती थी, उसका खात्मा होता है। और उसको खत्म करने वाले होते हैं 2 बंदर। कहानी में 1 बंदर है और यहां 2 बंदर है। लेकिन इन 2 बंदरों तक आने के पहले हमें यह जान लेना होगा इन ब्रीफ, संक्षेप में, कि 632 के बाद यह खलीफा किन किन तंत्रों से कितने लंबे समय तक गवर्न होता रहा। और तब जाकर के हम जानेंगे हमारे 2 जो प्यारे बंदर हैं, जो अपनी लॉयल्टी में इस क्रूर सिस्टम को एक ही वार से हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि ये खलीफत व्यवस्था क्या थी। मित्रों, मोहम्मद नहीं रहा। मोहम्मद जब नहीं रहा तो मोहम्मद के मानने वालों ने सोचा कि भाई आखिर उसकी व्यवस्था तो कायम रहनी है, अब कोई दूसरा पैगंबर तो रहेगा नहीं। तब लोगों ने पैगंबर के स्थान पर पूरी दुनिया के इस्लामिक क्रूरता को मानने वाले जितने भी पाशविक असुर थे, उनको एक छत में लाने के लिए एक सिस्टम का नाम दिया खलीफा का सिस्टम।
और 632 में इस सिस्टम को शुरू कर दिया गया। मित्रों, 632 से लेकर के 661 तक, यानी एकदम लगभग 31 वर्ष तक रशीदन खलीफत का पीरियड माना जाता है। इन 32 वर्षों में इस्लाम ने क्रूरता को तेज पत्थर की धार पर शार्प और शार्प करता हुआ आगे बढ़ता रहा। उसके बाद जो अगला खलीफत का दौर चला वह था 661 से लेकर के 750 तक, यानी लगभग 90 वर्ष का यह खलीफत चला, जिसे हम उमायद खलीफत कहते हैं। इसने भी केवल और केवल बर्बरता की ही कहानी थी, कुछ और तो हो नहीं सकते थे, बस नाम बदलते चला जा रहा था। और फिर 750 से लेकर के जो बहुत लंबे समय तक चला, और जो सबसे लंबा जो खलीफत की सत्ता रही वो रही अब्बासिद खलीफाओं की सत्ता, जो 750 से लेकर के 1517 तक चली, यानी लगभग 750 वर्षों से ऊपर तक ये चलने वाली खलीफत नामक संस्था रही, जिसने सबसे खतरनाक रूप से पूरी दुनिया में क्रूरता का प्रदर्शन किया, यानी अब्बासिद खलीफाओं ने। लेकिन अब्बासिद खलीफाओं के बाद एक और लंबे दौर का खलीफाओं का काल शुरू होता है 1517 में, जो 1924 के मार्च महीने के 3 तारीख को आखिरी सांस लेता है। और वह संस्था, वह खलीफाओं की व्यवस्था का नाम है ऑटोमन अंपायर। और ऑटोमन अंपायर 1924 तक चलता है, यानी लगभग हम मान लें कि यह भी 400 वर्षों तक तिल करके, पहले शुरू के तो 350-400 वर्ष, शुरू के तो 350 वर्ष में तो ये जो खलीफा आखिरी ऑटोमन अंपायर का खलीफा था, ये तो क्रूरता में अपना परचम बाकी के जो 3 रशीदन, उमायद और अब्बासिद खलीफा थे उन्हीं के बराबरी में रहता है। लेकिन 1900 आते आते, या यूं कह ले कि 1910, 12, 14, 15 आते आते ये जो खलीफत है, ये जो संस्था है, वह धीरे धीरे करके टिमटिमाने लगता है और पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अब हम इन 4 खलीफाओं के तंत्र को इन ब्रीफ जानने के बाद यह जानेंगे कि आखिर ऑटोमन अंपायर रूपी, ऑटोमन सल्तनत रूपी जो खलीफाओं का तंत्र था, उसका अंत होता कैसे है। मित्रों, फर्स्ट वर्ल्ड वार के आफ्टर मैथ में जब टर्की, जो उस समय तक ऑटोमन अंपायर कहा जाता था, और उसका जो सुल्तान हुआ करता था अब्दुल मजीद सेकंड, इन लोगों ने खलीफा होने के साथ साथ यूरोप के इस महायुद्ध में हिस्सा लिया, और परिणाम स्वरूप जब हार गए, तो हारने के बाद भी ऑटोमन अंपायर पूरी तरह खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन यूरोपीय देशों ने यह सुनिश्चित किया कि ये जो ऑटोमन अंपायर है, ऑटोमन सल्तनत, यह फिर से पुरानी शेप में रह ना सके। इसलिए उन लोगों ने धीरे धीरे करके वहाँ पर इस्लाम के विरुद्ध एक टर्किश नेशनलिज्म को हवा देना शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ पर ग्रैंड नेशनल असेंबली सत्ता में आती है, जिसका नेतृत्व कमाल पाशा करता है। लेकिन कमाल पाशा ने चाहे जितने भी मॉडर्न बातें कर ली, चाहे जितने भी टर्किश नेशनलिज्म की बातें कर ली, वह किसी भी तरह से खलीफा वाले सिस्टम को पूरी तरह से हटा नहीं पा रहा था। हाँ, इतना हुआ कि टर्की के ग्रैंड नेशनल असेंबली ने ऑटोमन अंपायर का जो सुल्तान था अब्दुल मजीद सेकंड, उससे खलीफा के तंत्र को, जो दोनों को एक माना जाता था, यानी ऑटोमन सल्तनत और खलीफा, उसको ग्रैंड नेशनल असेंबली ने वोट दे करके दोनों को सेपरेट कर दिया। एक तरफ तो उन दोनों को सेपरेट किया, और उसी ग्रैंड नेशनल असेंबली ने नवंबर 1, जिस दिन उसको सेपरेट किया, नवंबर 1, 1922 को, उसी दिन
सल्तनत को भी खारिज कर दिया। लेकिन सल्तनत खत्म हो जाने के बाद भी, सल्तनत के साथ खलीफा के तंत्र को अलग कर देने के बाद भी अब्दुल मजीद सेकंड जो है वह खलीफा बना रहा और टर्की में ही रहा। और इस बीच में ज्ञातव्य है कि भारत में, कहने का मतलब जिनको इस पूरी प्रक्रिया में सबसे कम मतलब होना चाहिए था, जो क्योंकि भारत के मुसलमान एक तो नए नए मुसलमान बन रहे थे, दूसरे इन्हें कोई वैसा फर्क नहीं पड़ना था, क्योंकि जब अरब के कंट्रीज को फर्क नहीं पड़ रहा है, जब इजिप्ट को फर्क नहीं पड़ रहा है, बाकी के मुस्लिम कंट्रीज को फर्क नहीं पड़ रहा है, तो भारत तो मुस्लिम कंट्री था भी नहीं, यहां तो मुस्लिम सिर्फ एक बहुत बड़ी मेजोरिटी में थे, तो इन्हें फर्क पड़ने लगा। और इन्होंने जब से वहां पर से खलीफा को यानी ऑटोमन सल्तनत को अपदस्थ कर दिया गया, उसी समय से, जिस समय से वहां पर ग्रैंड नेशनल असेंबली सत्ता में आई थी, और जब वो ग्रैंड नेशनल असेंबली यानी कि टर्किश नेशनलिज्म और खलीफा का संघर्ष चल रहा था, उसी समय से यहां पर मोहम्मद अली और शौकत अली ने भारत में खलीफत के पक्ष में एक भारतीयों को भ्रमित करने के लिए खिलाफत मूवमेंट शुरू किया था। और इस खिलाफत मूवमेंट का सबसे प्रोमिनेंट वॉइस था गांधी। हाँ, वही गांधी जिसका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, जो सबसे पहला आंदोलन और बड़ा आंदोलन जो भारत में लीड करता है वह इस्लामिक आंदोलन होता है। खिलाफत मूवमेंट यानी जिहादिक मूवमेंट, जिहादिक मूवमेंट यानी इस्लाम को री इस्टेब्लिश करने का जो मूवमेंट था, यानी जो इस्लामिस्ट के, जो हमने बताया कि वो चार जो बड़े बड़े मोहम्मद के बाद के जो खलीफाओं की सिस्टम थे, उसका जो आखिरी सिस्टम जो ऑटोमन एम्पायर था, उसको रीस्टैब्लिश करने के लिए जो मूवमेंट चलाया गया, उसका पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ी संख्या में लोगों का नेतृत्व कर रहा था वो था गांधी। और गांधी के साथ थे बाकी के लोग, मोहम्मद अली और शौकत अली। अब प्रश्न यहां पर यह उठता है मित्रों कि खिलाफत का मूवमेंट भारत में चल रहा था, यह तो एकदम सेपरेट एक अध्याय है जिसमें किस तरह से भारतीयों के खिलाफ ही, विशेषकर हिंदुओं के खिलाफ ही नरसंहार की कहानी लिखी गई मोपला में। हम अभी मोपला पे नहीं जाएंगे क्योंकि हम इस समय खलीफा की व्यवस्था का अंत यानी खलीफाओं का खात्मा करने वाले व्यक्ति की चर्चा करने वाले हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग पहलू यह है कि उसे खत्म करने वाला ना तो कोई अरेबिक था, ना ही कोई टर्किक था, और ना ही कोई और ब्रिटिश या अमेरिकन था, बल्कि वो भारतीय थे। और वे भारतीय भी कौन? वे मुसलमान लोग थे जो हाथों में नंगी तलवार लेकर के खलीफा नामक चैन से सोते हुए राजा को उस धृष्ट मच्छर से बचाने के लिए, जिसे आप ब्रिटिश कह लें, अमेरिकन कह लें, कमाल पाशा कह लें, तलवार लेकर के भांज रहे थे, लेकिन भांजते भांजते गलती से राजा के गर्दन पर ही लगा दिया और फिर खलीफा नामक तंत्र हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। आने वाले समय में वैसे रीस्टैब्लिश करने बात दूसरी है, लेकिन अभी हम फिर वापस लौटते हैं उसी कहानी की ओर जिसे हम बारंबार कह रहे हैं कि भारतीय बंदरों के द्वारा खलीफा का खात्मा कैसे हुआ। तो मित्रों, कहानी यहां तक आई है कि 1 नवंबर 1922 को टर्की नेशनलिज्म के प्रतीक के रूप में ग्रैंड नेशनल असेंबली ने ऑटोमन सल्तनत से खलीफा का जो तंत्र था उसे सेपरेट कर दिया और ऑटोमन सल्तनत को एबॉलिश यानी खत्म कर दिया। यहां के बाद से अब्दुल मजीद सेकंड किसी भी तरह से ऑटोमन अंपायर का सुल्तान नहीं था, लेकिन हाँ वह खलीफा था। यानी नवंबर 1922 से लेकर के लगभग 1.25 वर्ष तक वह खलीफा की पोस्ट पे बना हुआ था, यानी आखिरी सांसें ले रहा था और पूरी दुनिया में उसको लेकर के तमाम शोरगुल मच रहे थे। तब तक ये घटना घटती है मित्रों। इसी खिलाफत मूवमेंट यानी गांधी के 2 बंदर, चूंकि गांधी को बंदरों का बहुत शौक था, वह बंदरों को पाला करता था, तो गांधी के 2 बंदर थे। एक का नाम था सैयद अमीर अली और दूसरे बंदर का नाम था आगा खान थर्ड। इन गांधी के 2 बंदरों ने कमाल पाशा को एक पत्र लिखा और पत्र में कमाल पाशा और उसकी सरकार से उसको इस्लाम के नाम पर तमाम तरह के, जैसे कहते हैं ना कि उसे कस्में दिलाना कि आखिर हो तो तुम मुसलमान ही, आखिर तुम हो तो यही, आखिर तुम हो तो वही, इस तरह के तमाम किस्सों कहानियों के माध्यम से
कमाल पाशा के अंदर के इस्लाम को जगाने का प्रयास करते हुए इस सैयद अमीर अली और आगा खान थर्ड ने एक लेटर लिखा और कहा कि आप टर्की में खलीफत को बहाल कर दें, आप राज करें, लेकिन हम चाहते हैं कि टर्की से पूरी दुनिया के मुस्लिम शासित हों और मोहम्मद पैगंबर के बाद से जो व्यवस्था चली आ रही थी, जो मोहम्मद पैगंबर की ही व्यवस्था है, वह व्यवस्था कायम रहे और इसका श्रेय आपको मिले कमाल पाशा, इसलिए आप इसे चलने दें। अब हुआ क्या, जैसे ही ये पत्र उनको मिला, उन्होंने इस पत्र के अंदर लिखी बातों को अपने राष्ट्रीय जीवन में एक तरह का फॉरेन इंटरवेंशन माना, अपने स्टेट सिक्योरिटी के लिए खतरा माना। और इतना ही नहीं किया, कमाल पाशा ने कहा कि चलो ये जब तक अब्दुल मजीद सेकंड हमारे यहाँ रहेगा तब तब इसी तरह के सिरफिरे लोग मोहम्मद का नाम लेकर के, इस्लाम का नाम लेकर के हमारे आंतरिक सुरक्षा में बार बार भेदन करते रहेंगे। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि रहेगा बांस ना बाजेगी बांसुरी, ना ये रहेगा खलीफा हमारे यहाँ और ना ही कोई इसको लेकर के बारंबार हमें पत्र लिखेगा या हमें याद दिलाएगा कि आप खलीफाओं के इतने लंबे समय तक बादशाहत को अपने राज्य में आपने देखा, इसे कंटिन्यू कीजिए। बस इन दो भारतीय गांधी के बंदरों ने जो पत्र लिखा, सैयद अमीर अली और आगा खान थर्ड ने, उसी लेटर को आधार बना करके अब्दुल मजीद सेकंड को कमाल पाशा ने कहा कि देखो, हम तो चाहते थे कि तुम खलीफा के रूप में आराम से रहो, खाओ पियो, चैन की बंसी बजाओ, तुम्हें जो करना है करो, इस्लाम के नाम पे जो नौटंकी करनी है सो करो, मोहम्मद के नाम पे जो नौटंकी करनी है करो, कुरान के नाम पे नौटंकी करो, हदीस के नाम पे नौटंकी करो, लेकिन हमको कम से कम चैन से शासन करने दो, हमारे देश के लोगों को मॉडर्न होने दो, उन्हें नाचने दो, गाने दो, अपने तरह से कपड़े पहनने दो, अपने तरह से स्वतंत्र और स्वच्छंद जीवन जीने दो, उसमें किसी भी तरह की बाधा ना करो। यह समझ करके हमने तुम्हें अपने यहाँ खलीफा की पदवी के साथ रहने देना चाहा, लेकिन हमें नहीं लगता कि तुम्हारे चाहने वाले जो दुनिया के तमाम देशों में, विशेष करके ये जो भारतीय लोग हैं, ये इंडियन मुस्लिम्स जो है, ये बहुत ही खतरनाक किस्म के लोग हैं। ये बारंबार हमारे नाक में जो है दम किए हुए हैं। अभी ये तुम्हारे दो इंडियन मुस्लिम्स या इंडियन मॉन्कीज, वो गांधी के दो बंदरों ने पत्र लिखा है कि तुम्हारे खलीफत को हम फिर से बहाल कर दें। देखो, इस तरह की नौटंकी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, एक काम करो, पूरे परिवार को बटोरो और चलो यहां से 9, 2, 11 हो लो। और उसी समय ऑटोमन सुल्तान के जितने बचे कुचे नौकर चाकर परिवार के लोग थे और अब्दुल मजीद सेकंड को सबको कहा कि ये अपना बोरिया बिस्तर बांधो और ससम्मान यहां से निकल लो, नहीं तो फिर तुम्हारी तरबूजें सलामत नहीं रहेंगी, बहुत बढ़िया से चुकाई किए जाओगे। और वही कमाल पाशा, जिसे ये लोग मुसलमान समझ करके पत्र लिख रहे थे, उसने बहुत इज्जत के साथ अब्दुल मजीद सेकंड को अपने देश से निर्वासित कर दिया। फिर वह कहाँ चला गया और क्या हुआ, इसको किसी ने भी ट्रेस करने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि किसी और देश ने अपने यहां फिर से खलीफा नामक संस्था को पांव जमाने का मौका नहीं दिया। कई प्रयास हुए, जर्मनी में उसी अंकारा, उसी टर्की को लेकर के एक संस्था बनी, अभी हाल तक 2014-15 तक इस तरह के प्रयास चलते रहे हैं। इजिप्ट में इस तरह के प्रयास हुए, भारत में भी कई बार इस तरह के प्रयास लोगों ने किया कि खलीफा का तंत्र फिर से खड़ा किया जाए। लेकिन सवाल तो यह है कि किसी टॉम डिक्की हैरी दाढ़ी वाले बकरे को, जो भारत के किसी भी मस्जिद का कोई इमाम हो, फिमाम हो, उसको खड़ा करके खलीफा घोषित कर दोगे तो सबसे पहले तो अरब तुमको नहीं मानेगा, अफगानिस्तान नहीं मानेगा, ईरान नहीं मानेगा, इराक नहीं मानेगा, सीरिया नहीं मानेगा, जॉर्डन नहीं मानेगा, तुम्हारा इजिप्ट नहीं मानेगा और टर्की के मानने का तो प्रश्न ही नहीं है। इंडोनेशिया, मलेशिया भी नहीं मानेगा, अरे यहां तक कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान नहीं मानेगा। तो तुम्हारे बीच एक होने से रहा, तुमने यही सोचा कि ले दे करके टर्की में रह रहे हमारे मुस्लिम जो खलीफा की परंपरा वाले लोग थे उन्हें ही हम रिस्टैब्लिश कर ले। वो तो हो नहीं सका। और 1914 के बाद से आज 2021 है, लगभग 107 वर्षों बाद भी, 107-8 वर्षों बाद भी तुम्हारा खलीफत कहीं दिख नहीं रहा है।
लेकिन इसके प्रयास चलते रहते हैं मित्रों। लेकिन 632 से लेकर के 1924 तक चलने वाले खलीफा नामक संस्था को खत्म करने का श्रेय गांधी के दो बंदरों सैयद अमीर अली और आगा खान थर्ड को जाता है। वे इंडियन मुस्लिम्स थे, बड़ा ही रोचक तथ्य है। और इन्होंने पत्र तो लिखा था कमाल पाशा को, यह सोच करके कि कमाल पाशा फिर से खलीफत को रिस्टैब्लिश करेगा, लेकिन परिणाम यही निकला कि इनका लेटर साबित हुआ बंदर के हाथ का तलवार। और चैन की बंसी बजा रहा अब्दुल मजीद, जो चैन से खा रहा था, पी रहा था और एक रॉयल लाइफ जी रहा था, जिसको अब यह भी चिंता नहीं थी कि दुनिया के मुसलमानों की फिक्र करनी है, उसके सारे चैन पे पानी फेरने वाले यही दो गांधी के बंदर थे, यानी सैयद अमीर अली और आगा खान थर्ड। यह बड़ा ही रोचक वाक्य है मित्रों। लेकिन इस रोचक वाक्य में कहीं भी किसी तरह का कोई रिलीफ नहीं है पूरी दुनिया को इस खतरनाक बीमारी से। लेकिन मैं इसी प्रिंसिपल को मानूं कि इतने लंबे समय से, यानी कि मोहम्मद के बाद से लेकर के लगभग 1200-1300 वर्षों तक चले आ रहे खलीफा नामक संस्था को खत्म करने में अगर किसी इंडियन मुस्लिम ने अपनी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो आज नहीं तो कल इस्लाम के खात्मे में भी इंडियन मुस्लिम ही आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। अब वो कौन होगा अगला सैयद अमीर अली और आगा खान थर्ड, ये तो हम नहीं कह सकते। संभव है कि वे उसी लॉयल बंदर के रूप में ही हो सकता है काबा और मदीना पहुंच जाएं, मक्का और मदीना पहुंच जाएं, और हो सकता है कि उसी बंदर की तरह तलवार लेकर के उसी काबा मक्का मदीना के बचाव के लिए तलवार चलाएं और उस बचाव में वह पूरी तरह से ध्वस्त हो जाए। लेकिन अगर हम इतिहास में इस तरह की घटना को देखते हैं तो हमें यह मान के चलना चाहिए कि आने वाले समय में हो सकता है इसकी पुनरावृत्ति हो। इसी आशा में कि ऐसे ही गांधी के 2, 3, 4, 5, 6 कुछ हजार बंदर और आए, जो आए तो इस्लाम को बचाने के लिए, लेकिन उनका वार पड़ जाएगा उल्टा और इस्लाम हो जाएगा खत्म और दुनिया को एक गंदी बीमारी से बहुत जल्द ही मुक्ति मिल जाएगी। हालांकि इतना अधिक आशान्वित होना, विशेष करके भारत के अंदर में जहां पर सेक्युलरिज्म नामक बीमारी दीमक की तरह चाट रहा है लोगों को, लोगों की खोपड़ियां खोल करके रख दिया है, बहुत अधिक आशान्वित होना होगा, यानी टू ऑप्टिमिस्टिक टू बी रियल। अगर मैं कहूं कि जिस प्रकार से खलीफा के तंत्र का खात्मा इंडियन मुस्लिम्स ने कर दिया, उसी प्रकार से कल को इस्लाम को ही इंडियन इस्लामिस्ट खत्म कर देंगे, तो कोई कहेगा कि ओ यू आर वेरी गुड एट डे ड्रीमिंग, कंटिन्यू डे ड्रीमिंग। लेकिन जब वो डे ड्रीमिंग कहेंगे तो यही मान के कहेंगे कि डे ड्रीम्स कभी फुलफिल नहीं होते। लेकिन क्या कहूं, किसी ने सोचा होगा कि जब सैयद अमीर अली और आगा खान थर्ड ने लेटर लिखा था तो चैन से सो रहे खलीफा का तंत्र धीरे धीरे करके कमाल पाशा के बाद हो सकता है जीवित हो जाता, लेकिन इन्हीं दो इंडियन मुस्लिम्स ने लेटर लिख करके उसे हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। तो क्यों घबराते हैं हम? इतना पैसा हमने इन्वेस्ट किया है हज यात्रा पे, करोड़ों रुपए दिए हैं इन मुसलमानों को भारत से हज यात्रा के लिए। हो सकता है ऐसे ही किसी हज यात्रा में इन इंडियन मुस्लिम्स का माथा अपनी लॉयल्टी के लिए ठनक जाए और फिर वो वही करेंगे जो सैयद अमीर अली और आगा खान थर्ड ने किया था। तो ऐसा डे ड्रीम देखने में हर्ज ही क्या है मित्रों? लेट्स डे ड्रीम, लेट्स वेट फॉर द डे when with one single stroke of the sword the Gandhi's monkey abolished caliphate. Let's wait and see if there are more such monkeys from Indian soil who will land onto Mecca and see to the abolition of Islam. There is nothing wrong in such daydreaming. A daydream which is for the good of the whole humanity is not at all a daydream. It's called a good dream. Let the good dream be true. Thank you very much.